क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें इन्वेस्ट करके हम वेल्थ क्रिएट कर सकें और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हम भी कंट्रीब्यूटर और बेनिफिशियरी हों? अगर आप इन्वेस्टिंग में नए भी हैं तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में काफी हेल्प करेगा। किसी भी रैंडम स्टॉक को खरीद कर होल्ड करना ये कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करने होंगे जिनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। सोचिए कि आप किसी इंडस्ट्री या सेक्टर में आने वाले बड़े ट्रेंड को पहले ही रिकॉग्नाइज कर सकें। तो इस वीडियो का मकसद आपको कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड करना है। हम ऐसे एक्साइटिंग सेक्टर्स की बात करेंगे जहां पर इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करके उन्हें कैपिटलाइज कर सकें। दोस्तों, मैं किसी शेयर या सेक्टर में स्पेकुलेट करने की बात नहीं कर रहा। मैं बात करना चाहता हूं एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, जो कि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को मीट करने में हेल्प करे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला साहब, राधा कृष्ण दमानी, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ये सभी दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स हैं। इन्होंने इन्फॉर्म डिसीजन लेकर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ एक्यूमुलेट की है और आज ये लोग दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे सेक्टर्स एक्सप्लोर करेंगे जिनमें एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और वो एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि इंडियन कैपिटल मार्केट इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट है और एवरेज डेली टर्नओवर लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। निफ्टी 50 ने कोरोना वायरस आउटब्रेक के समय डाउनफॉल के बाद से पिछले 3 सालों में लगभग 3 गुने से ज्यादा का रिटर्न दिया है और आज भी निफ्टी 50 पिछले 1 हफ्ते से लगभग रोज ही नए लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है। हालांकि वो उसे सस्टेन नहीं कर पा रहा और क्लोजिंग बेसिस पर रेड कैंडल ही बन रही है। शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इस समय ऑल टाइम हाई पर है। दोस्तों, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन ट्रेंड आते जाते रहते हैं, यानी वोलाटिलिटी हमेशा ही रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस वोलाटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि किसी भी डाउनफॉल में अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत करने का एक बड़ा मौका होता है, यानी शेयर एक्यूमुलेट करने का। फिर चाहे वो डाउनफॉल किसी भी वजह से हो, चाहे वो पैंडेमिक हो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो या फिर किसी तरह की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये सभी मौके आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब डिस्काउंट में आपको अपने फेवरेट स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने ये भी देखा, ग्लोबल स्लोडाउन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भी इंडियन शेयर मार्केट काफी पोटेंशियल शो कर रही है। ये इंडियन कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी। दोस्तों, प्रॉमिसिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वाले सेक्टर्स को पहचान कर उनमें अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना, इससे इन्वेस्टर्स ना ही सिर्फ अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज करेंगे बल्कि आपका रिस्क रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होता है। तो किसी एक सेक्टर की वोलाटिलिटी से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करेंगे जिनमें आज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में इंडिया पिछले कई सालों से अपनी डोमिनेंस ग्लोबल लेवल पर शो कर रहा है। आईटी सेक्टर और उसके सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मौजूदा समय में ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से आईटी सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसके शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और यही वजह है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी वजह यह है कि इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत आज सभी इंडस्ट्रीज को है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनकी इम्पोर्टेंस को भी सभी इंडस्ट्रीज मान चुकी हैं और ऐसे में साइबर सिक्योरिटी भी काफी अहम हो जाती है इस पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की जरूरत आज लगभग हर इंडस्ट्री को है, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर या फिर पीएसयू सेक्टर।
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक सेक्टर भी आईटी सेक्टर के सब सेक्टर्स में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन लोन प्रोवाइडर्स और ब्लॉकचेन बिजनेस इस समय काफी डिमांड में है। इसमें पेटीएम, फोन पे, पॉलिसी बाजार जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की इम्पोर्टेंस को आज कोई भी इंडस्ट्री आज नकार नहीं सकती। मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सैंपल साइज के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके उसके लिए एनालिटिक्स प्रोवाइड करना, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा होता है, ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही पॉसिबल हो सका है। इसके अलावा दोस्तों, इंडस्ट्रीज को आज अपने कई सारे काम ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और वर्चुअल रियलिटी यानी VR, ये IT में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के इम्पैक्ट को काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। दोस्तों, दूसरी इंडस्ट्री हेल्थ केयर है। जैसे कि आप जानते ही हैं, कोरोना वायरस ने न केवल भारत बल्कि दुनिया की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल कर रख दी है। इसने बता दिया है कि दुनिया और भारत को किसी भी महामारी से निपटने के लिए अभी काफ़ी काम करना बाकी है, और इस महामारी के बाद से ही भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेज हो गया है और हॉस्पिटल्स के नेटवर्क को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन जैसी स्कीमें आम लोगों को मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया जा रहा है, और साथ ही ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक सेक्टर में भी एक इमर्जिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जैसे जीन थेरेपी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और बायोफार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा नोवल थेरेपीज और डायग्नोस्टिक में भी काफ़ी इनोवेशन किए जा रहे हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड दुनिया की जानी मानी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई थी। इसके अलावा भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सीन, जो कि इंडिया की इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है, इसको डेवलप किया था, और साथ ही ये कंपनी अदर डिसीजेस के लिए वैक्सीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। साथ ही इसकी रोबस्ट पाइपलाइन भी है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में पैनेसिया बायोटेक भी इंडिया की एक जानी मानी कंपनी है। इस कंपनी के वैक्सीन पोर्टफोलियो में कई तरह की वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस बी, पोलियो और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के लिए अदर वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी में बायोकॉन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो जेनरिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में स्पेशलाइज्ड कंपनी है। इंसुलिन में इनोवेशन इस कंपनी की मेन अचीवमेंट है। डॉक्टर रेड्डी लैब अपने लैब पैथोलॉजी बिजनेस के अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड कर रही है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसने ग्लोबल बायोटेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। कैडिला हेल्थ केयर यानी जाइडस कैडिला, ये भी बायोटेक्नोलॉजी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में एक जाना माना नाम है। अरबिंदो फार्मा बायोटेक्नोलॉजी के अलावा अपनी सब्सिडरी अरबिंदो LLC से वैक्सीन डेवलपमेंट और रिसर्च का काम करती है। दोस्तों, तीसरा सेक्टर जो कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शो कर रहा है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट साल 2030 तक 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिन्हें हम पिछले वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले सोलर पावर है, और इंडिया इस समय दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोड्यूसर और मार्केट्स में से एक है। सोलर पावर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स की कंपनीज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। सोलर पावर के अलावा विंड एनर्जी भी दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, और विंड फार्म डेवलपमेंट, विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस सर्विस इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर और बायोमास भी क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं। हाइड्रो पावर के बारे में हमने NHPC के वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपको इन सेक्टर्स की एक थॉरो रिसर्च की ज़रूरत होगी।
इसके साथ ही इंडस्ट्री और मार्केट डायनामिक्स को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के दूसरे टॉपिक पर आते हैं। कैसे पता करें कि स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक प्राइस, सेक्टर या पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं। तो दोस्तों, FIs के इन्वेस्टमेंट का डेटा हमें NSDL की वेबसाइट पर उसकी फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज FIs रिपोर्ट पर आपको मिल जाएगा। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन। तो ये आपको पिछले 15 दिन में FIs ने किन सेक्टर्स में पैसे डाले हैं या निकाले हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले 1 से 15 मई तक का डेटा होता है और लास्ट में आपको 16 से 31 मई का डेटा मिलेगा। इसके बीच में FIs का नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि उन्होंने किस सेक्टर में पैसा निकाला है या डाला है। तो अगर आप देखेंगे तो FIs ने शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा 1 से 15 मई के बीच फाइनेंशियल सर्विसेज से पैसा निकाला है, लगभग 9,687 करोड़। उसके बाद IT सेक्टर से 5,500 करोड़। फिर नेक्स्ट फोर्टनाइट में आप देखेंगे 16 से 31 मई के बीच FIs ने फाइनेंशियल सेक्टर में 1,104 करोड़ रुपए डाले हैं, जबकि 3,000 करोड़ रुपए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से निकाले हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड्स सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट से 3,323 करोड़ रुपए निकाले हैं। 2,026 करोड़ रुपए कंज्यूमर सर्विसेज में डाले हैं। इसी तरह से लास्ट में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस समय उनकी एसेट अंडर कंट्रोल यानी AUC सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ही है, जो कि हमेशा से ही रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन होती है। और इस समय सबसे ज्यादा पैसा FIs ने सोवरेन फंड्स में लगा रखा है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के बारे में हमारे चैनल पर HDFC बैंक का वीडियो मौजूद है, उसे आप जरूर देखें। इससे आपको फाइनेंशियल सेक्टर और बैंक्स के बारे में काफी जरूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको रिसर्च करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो आप सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स और ETF के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।